नमस्कार साथियों। हम लोग व्यक्तित्व के उपागमों पर चर्चा कर रहे थे और व्यक्तित्व के उपागम के प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व के उपागम के प्रकरण को जब हमने पढ़ा तो हम लोगों ने एक प्रारूप उपागम की बात की, प्रकार उपागम या प्रारूप उपागम, जिसमें व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। फिर शीलगुण या विशेषक उपागम की बात की, जिसके अंदर कैटल, ऑलपोर्ट, आइजेनक की थियरीज है। उसके बाद हम लोगों ने मनोविश्लेषणवाद या मनोगतिक उपागम सिगमंड फ्रायड का, जिसमें इदम, ईगो, सुपर ईगो की थियरी को हम पढ़ते हैं। और फिर हमने नव मनोविश्लेषणवाद की चर्चा की। नव मनोविश्लेषणवाद के अंदर हमने कार्ल युंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को देखा। मैं बताना चाहूँगा कि नव मनोविश्लेषणवाद के अंदर हम लोगों ने नव मनोविश्लेषणवाद कहिए और या इसे पश्च फ्रायडवाद कहिए। नव मनोविश्लेषणवाद और या फिर इसको कहते हैं पश्च फ्रायडवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, नव मनोविश्लेषणवाद या नव फ्रायडवाद की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कार्ल युंग की बात हम लोगों ने करी। कार्ल युंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की चर्चा हमने की और कार्ल युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दिया, जिसमें उन्होंने आद्य प्ररूप या आद्य प्रतिमाओं की बात करी। आद्य प्ररूप या आद्य प्रतिमाओं की बात उन्होंने करी। परमात्मा, धरती माता जैसी इमेजेस की बात उन्होंने करी। कैरेन हॉर्नी की बात हम लोगों ने नव मनोविश्लेषणवाद में करी और कैरेन हॉर्नी का ये कहना कि उन्होंने एक तरीके से आशावाद की बात करी। उन्होंने महिलाओं में भी आशाओं का संचार देखा। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी, जैसे सिगमंड फ्रायड कहते थे महिला हीन होती है, उन्होंने इस थ्योरी को चुनौती दी कि महिलाएं हीन होती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जैविक कारकों के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक लिंग के व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बढ़िया गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्येक लिंग के व्यक्ति को दूसरे लिंग के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अपने को ध्यान रखनी है। कैरेन हॉर्नी ने आशावाद की बात करी। कैरेन हॉर्नी ने आशावाद के संदर्भ में चर्चा करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं में भी अच्छे गुण होते हैं। महिलाओं को, पुरुष और महिला जो हमने बनाया, ये समाज ने बनाया। ये बायोलॉजिकल फैक्टर हम सब मानते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। पुरुष को पुरुष और महिला को महिला अगर किसी ने बनाया, महिलाओं को किसी ने हीनता का बोध कराया, तो वो समाज ने कराया। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात करी। तीसरे नंबर पर हमने नव मनोविश्लेषणवाद के अंदर एडलर की बात की। एडलर के व्यक्तिक या व्यष्टि मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जीवन के अंदर हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। हमारा हर व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, हमारा हर व्यवहार उद्देश्योन्मुखी होता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चयन और सृजन की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चयन और सृजन की क्षमता पाई जाती है। हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य ही हमारी अभिप्रेरणा का स्रोत होता है और ऐसे लक्ष्य जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे लक्ष्य जो अपर्याप्तता और अपराध बोध पर विजय पाने में हमारी मदद करे, ऐसे लक्ष्य हमारे व्यक्तिगत विकास के अंदर सहायक होते हैं। और एडलर ने कहा कि बाल्यावस्था से ही हमारे अंदर एक हीनता की ग्रंथि होती है, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड होता है, जो अपर्याप्तता और अपराध का बोध हमें कराती है और ये बाल्यावस्था से ही सक्रिय होती है। और अगर हम इस ग्रंथि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और श्रेष्ठता का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा इस दुनिया के अंदर समायोजन हो जाता है। मैं कुछ और नव मनोविश्लेषणवादियों पर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एक नव मनोविश्लेषणवादी या पश्च फ्रायडवादी है एरिक फ्रॉम। अगर एरिक फ्रॉम की चर्चा यहां पर करें तो आपको जानकारी हो, एरिक फ्रॉम ये कहते थे कि मनुष्य सामाजिक उन्मुखी होता है। आपको ध्यान हो, फ्रायडवाद मनुष्य को जैविक उन्मुखी मानता है, लेकिन एरिक फ्रॉम पश्च फ्रायडवाद के अंदर मनुष्य को जैविक उन्मुखी मानने की जगह सामाजिक उन्मुखी मानते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और सामाजिक संबंधों के आधार पर ही मनुष्य की व्याख्या की जा सकती है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एरिक फ्रॉम मनुष्य को जन्म से सामाजिक मानते हैं। देखो, क्रो एंड क्रो ने तो कहा है कि बालक जन्म से ना सामाजिक है ना असामाजिक है, लेकिन एरिक फ्रॉम की बात की जाए तो एरिक फ्रॉम क्या कहते हैं? एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मनुष्य जन्म से सामाजिक होता है
और एरिक फ्रॉम का यह कहना है कि मनुष्य सामाजिक उन्मुखी है। मतलब मनुष्य की व्याख्या अगर करनी है तो सामाजिक संबंधों के आधार पर करो। वो कार्य करना चाहेगा जिससे समाज के अंदर उसका अस्तित्व हो, जिसमें समाज में उसकी पहचान हो। मनुष्य सामाजिक उन्मुखी होता है तथा मनुष्य को सामाजिक संबंधों के आधार पर समझा जाता है। मनुष्य को समझना हो तो सामाजिक संबंधों के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कोई भी मनुष्य की अगर व्याख्या करनी हो, उसको समझना हो, उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो, उसके व्यक्तित्व की पहचान करनी हो तो हमें उसे सामाजिक संबंधों के आधार पर समझना होगा। उसे किसके आधार पर समझना होगा? सामाजिक संबंधों के आधार पर समझा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य को सामाजिक संबंधों के आधार पर समझा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके अलावा आपको जानकारी हो, मनुष्य की समृद्धि और क्षमताओं की उपलब्धि जैसे गुण भी मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुण, जैसे मनुष्य की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को हासिल करता है, ये सारे गुण भी मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुण जैसे स्वतंत्रता की इच्छा, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष, इन सब से उत्पन्न होते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही मिस्टर एरिक फ्रॉम ने। मिस्टर एरिक फ्रॉम, आपको ध्यान हो, मनुष्य सामाजिक उन्मुखी होता है, जबकि फ्रायडवाद के अंदर मनुष्य को क्या माना गया है? जैविक उन्मुखी माना गया है। फ्रायडवाद जो है ना, वो मनुष्य को जैविक उन्मुखी मानता है, जबकि एरिक फ्रॉम ने क्या माना कि मनुष्य जैविक उन्मुखी नहीं, मनुष्य सामाजिक उन्मुखी होता है। मनुष्य को समझना है तो उसे सामाजिक संबंधों के आधार पर समझिए। यह बात मिस्टर एरिक फ्रॉम ने करी। मिस्टर एरिक फ्रॉम एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य की समृद्धि यानी उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट और उसकी क्षमताओं की उपलब्धि, मनुष्य की समृद्धि और क्षमताओं की उपलब्धि अनेक मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुण, अनेक मनोवैज्ञानिक व मानवीय गुण, अनेक मनोवैज्ञानिक व मानवीय गुण जैसे स्वतंत्रता की इच्छा, जैसे स्वतंत्रता की इच्छा, न्याय के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता की इच्छा, न्याय के लिए संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें। मनुष्य की समृद्धि और क्षमताओं की उपलब्धि जैसे जो गुण हैं वो मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुण जैसे कि न्याय के लिए या स्वतंत्रता के लिए जो इच्छा है, न्याय के लिए संघर्ष, इन सब गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये बात किसने कही? ये बात मिस्टर एरिक फ्रॉम ने करी। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे महोदय एरिक्सन के अनुसार, ध्यान दें, महोदय एरिक्सन के अनुसार जब हम चर्चा करते हैं, वैसे एरिक्सन के अनुसार हमें यहाँ पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एरिक्सन, जब हम विकास के सिद्धांत के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उसमें एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आता है और जिसमें एरिक्सन महोदय ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई थी। ये 8 अवस्थाएं यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 8 अवस्थाएं विकास के चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेगी। आपको ध्यान हो, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंदर 8 अवस्थाओं की चर्चा ये की है मिस्टर एरिक्सन ने। मिस्टर एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंदर कितनी अवस्थाओं की बात की? 8 अवस्थाओं की बात विशेष रूप से मिस्टर एरिक्सन ने करी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाओं की चर्चा करी और एरिक्सन ने कहा कि एक व्यक्ति का जो सामाजिक विकास होता है जीवन के अंदर, वो 8 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जब आप विकास का चैप्टर पढ़ेंगे तो विश्वास, परम विश्वास और इस तरीके से टोटल 8 अवस्थाएं आएगी और उसमें मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको है। आपको जानकारी हो,
मिस्टर एरिक्सन के बारे में जब बात होती है तो मिस्टर एरिक्सन कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के अंदर सचेतन अहम की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इदम नहीं, सुपर ईगो नहीं, लेकिन अहम, उसकी बात विशेष रूप से मिस्टर एरिक्सन ने करी। देखो, ये परीक्षा में क्या एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल आता है ना, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है इनकी थ्योरीज क्या है। और मनोवैज्ञानिकों का भी हमारे सिलेबस के अंदर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का पूछ लेते हैं, तो मनोवैज्ञानिक को अलग से पढ़ने की जगह जहां उसकी जरूरत होती है ना, वहां उसको पढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के अंदर तर्कयुक्त सचेतन, सचेतन कह दो या चेतन कह दो, अहम, अहम मतलब ईगो की प्रक्रिया पर बल दिया है। व्यक्तित्व विकास के अंदर सचेतन अहम, तर्कयुक्त सहचेतन अहम यानी ईगो की प्रक्रिया के ऊपर बल दिया। अहम का मतलब यहां ईगो, इदम ईगो सुपर ईगो पढ़ते हैं ना, उसमें भी इन्होंने इदम और सुपर ईगो को अवॉइड करते हुए तर्कयुक्त सचेतन अहम। और आपको ध्यान हो, एरिक्सन महोदय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था के अंदर विशेष रूप से व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसके सामने पहचान का संकट होता है। ध्यान दें, किशोरावस्था के अंदर पहचान का संकट, अनन्यता का संकट। किशोर हमेशा ये चाहेगा कि मेरी एक अलग पहचान समाज के अंदर बने। अनन्यता कह दो या पहचान कह दो। तो किशोरावस्था में यूनिकनेस चाहता है, अनन्यता चाहता है, पहचान चाहता है, और उस पहचान का संकट उसके सामने खड़ा हो जाता है। किशोरावस्था के अंदर अनन्यता का या पहचान का संकट जो है वो खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। किशोरावस्था के अंदर अनन्यता का या पहचान का संकट जो है वो खड़ा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। किशोरावस्था में अनन्यता का, पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। एक नव मनोविश्लेषणवाद या फ्रायड, पश्च फ्रायडवाद के अंदर एक नाम और आता है सुल्लीवान का। सुल्लीवान के ऊपर अगर बात करूं तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध है वो हमारे व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब मेरा आपसे संबंध, आपका अपने माता पिता से संबंध, ये व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण संचार जो होता है, हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला कुछ समझता है, और असंतोषप्रद अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, हमारे रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है, तो ये मानसिक विकृतियों को जन्म देते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही संचार सही होना चाहिए। बच्चे को संचार सिखाना चाहिए कि कैसे बोला जाए, कैसे दूसरे से बात की जाए, और संतोषप्रद व्यक्तिक संबंध अगर हम विकसित करें बाल्यावस्था से ही तो मानसिक विकृतियां पैदा नहीं होगी। देखो, ये इनकी थ्योरी है, इनकी आइडियोलॉजी है। इसके अंदर आप चाहे तो इनकी, मैंने देखो सुल्लीवान पे चाहे तो पूरा लेक्चर सुल्लीवान पे हो सकता है, मैंने इनके ऊपर एक एक दो बातें वो बताई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक मतलब एक दूसरे के साथ, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक दूसरे के साथ में हमारे अच्छे संबंध, ये हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायक है। पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध हमारे व्यक्तित्व विकास के अंदर सहायक है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान दें, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक संबंध ये हमारे व्यक्तित्व विकास के अंदर सहायक है। इसके अलावा आपको जानकारी हो, दोषपूर्ण संचार और असंतोषप्रद अंतर्वैयक्तिक संबंध ये मानसिक विकृतियों को जन्म देते हैं बाल्यावस्था के अंदर। ध्यान दें, मिस्टर सुल्लीवान ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दोषपूर्ण संचार मतलब आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है और आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध भी संतोषप्रद नहीं है, तो इससे मानसिक विकृतियां पैदा होती है। असंतोषप्रद अंतर्वैयक्तिक संबंध, असंतोषप्रद अंतर्वैयक्तिक संबंध ये मानसिक विकृतियों को जन्म देते हैं, इसलिए बाल्यावस्था से इनमें सुधार अपेक्षित है। मानसिक विकृतियों को जन्म देते हैं। ध्यान दें, बाल्यावस्था में ही ये जरूरी है कि दोषपूर्ण संचार और असंतोषप्रद जो अंतर्वैयक्तिक संबंध है इसमें सुधार किया जाए। कहने का मतलब बाल्यावस्था में ही हम कोशिश करें कि सुधार इसके अंदर अपेक्षित है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो
कहने का मतलब बाल्यावस्था से ही हमारे को ये प्रयास करना चाहिए कि दोषपूर्ण संचार की स्थिति जो है वो पैदा नहीं हो और अंतर्वैयक्तिक संबंध भी हमारे दोषपूर्ण नहीं हो। ये कोशिश हमें करनी चाहिए और जब हम ये कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे को बहुत अच्छे से हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। तो मिस्टर सुल्लीवान ने क्या कहा? मिस्टर सुल्लीवान ने यह कहा कि पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है ये हमारे व्यक्तित्व विकास के अंदर सहायक है। दोषपूर्ण संचार और असंतोषप्रद अंतर्वैयक्तिक संबंध ये मानसिक विकृतियों को जन्म देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट बात अपने को दिमाग के अंदर ये होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये पश्च फ्रायडवाद या नव मनोविश्लेषणवाद है। लेकिन पश्च फ्रायडवाद या नव मनोविश्लेषणवाद ये हमने चौथा व्यक्तित्व का चौथा उपागम पढ़ा। लेकिन व्यक्तित्व के चौथे उपागम के बाद मैं व्यक्तित्व के पांचवें उपागम के ऊपर आपको लेकर आऊं। तो व्यक्तित्व का जो पांचवा उपागम जिसको मैं कह रहा हूं व्यवहारवादी उपागम। देखो, व्यवहारवादियों की बात विशेष रूप से जब हम अधिगम के लेक्चर्स आप पढ़ते हैं तो वहां व्यवहारवाद की बात आती है, थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की बात आती है। व्यवहारवादी जो उपागम है, ध्यान देना, हम पश्च फ्रायडवाद से बाहर आ रहे हैं। हमने पहला प्रारूप या प्रकार उपागम पढ़ा, दूसरा सील गुण उपागम पढ़ा, तीसरा मनोगतिक उपागम पढ़ा, चौथा पश्च फ्रायडवाद या फिर नव मनोविश्लेषणवाद पढ़ा और पांचवा व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम के अंदर आप जितने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जो आप अधिगम में पढ़ते हैं, अधिगम के टॉपिक में आप व्यवहारवादियों को पढ़ते हैं ना, जिसमें थॉर्नडाइक है, जिसमें पावलोव महोदय है, जिसमें स्किनर महोदय है, जिसमें सीएल हल महोदय है, इन सब की बात अधिगम के चैप्टर के अंदर है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये तमाम लोग, चाहे थॉर्नडाइक है, चाहे पावलोव है, चाहे स्किनर है, चाहे हल है, इन तमाम लोगों ने व्यवहारवाद की बात करी और इन सब ने ये कहा कि इस दुनिया के अंदर, देखो, किसी ने कहा कि उद्दीपन के कारण अनुक्रिया होती है, तो किसी ने कहा कि अनुक्रिया सही होने पर उद्दीपन प्राप्त होता है। लेकिन इन सब ने उद्दीपन और अनुक्रिया इन दो चीजों पर बल दिया। किसी ने एसआर की बात की, किसी ने आरएस की बात की, किसी ने सीआर की बात की। ये सारी चीजें जब आप अधिगम का वीडियो लेक्चर्स आएंगे वहां पे आपको बहुत डिटेल के साथ में समझाया गया है। तो कहने का मतलब उद्दीपन अनुक्रिया के ऊपर बल है और मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया को माना गया। हम कोई भी प्रकार की अनुक्रिया करते हैं ना, चाहे उद्दीपन के कारण अनुक्रिया करें और चाहे हम सहज अनुक्रिया करें जिसके कारण उद्दीपन मिले, लेकिन अनुक्रिया हमारे व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई होती है। ये कौन सा सिद्धांत, कौन सा उपागम कह रहा है? ये उपागम कह रहा है संरचनावादी उपागम। आपको ध्यान हो, व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखना, व्यक्तित्व की संरचनात्मक जो इकाई है वो अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है। तो व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई इस व्यवहारवादी उपागम को, व्यवहारवादी उपागम के अंदर व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई किसको माना गया? अनुक्रिया को। देखो, या तो उद्दीपन है उसके कारण अनुक्रिया हो जाए, या अनुक्रिया हुई है उसके कारण उद्दीपन मिल जाए, या अनुबंधन हो रहा है उसके कारण अनुक्रिया हो जाए। तो किसी भी तरीके से, लेकिन मूलभूत बात क्या है? अनुक्रिया। तो व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है वो अनुक्रिया के माध्यम से होता है, ये व्यवहारवादी उपागम कहता है। और व्यवहारवादी उपागम के बाद एक और उपागम आता है जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक उपागम। सांस्कृतिक उपागम, सांस्कृतिक उपागम भी व्यक्तित्व का एक उपागम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक उपागम, इसका मतलब सिंपल है, संस्कृति की क्या मांग है, पारिस्थितिकी की क्या मांग है, उसके अनुरूप। जैसे इस दुनिया के अंदर हम लोग अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं और हर देश के अंदर रोजी रोटी के साधन अलग है, मतलब आर्थिक अनुरक्षण की बात करता है। आज राजस्थान के अंदर जो आजीविका के साधन है लोकल फैक्टर्स पे या जातियों के अपने कारोबार है, जरूरी नहीं कि हर जगह उसी प्रकार के कारोबार वो जातियां करती हो।
तो हर संस्कृति की, पारिस्थितिकी की अपनी मांगे हैं, जिसके प्रति एक व्यक्ति अनुकूलन करके और अपने व्यक्तित्व को स्थापित करता है और आर्थिक अनुरक्षण करता है, अपनी आजीविका को ग्रहण करता है। यह बात सांस्कृतिक उपागम के अंदर कही गई। इसमें ज्यादा समर्थकों के नाम भी याद नहीं करना और इसमें केवल यह ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक उपागम है क्या, ठीक है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप किसी का नाम याद रखें, लेकिन सिंपल बता दूं, पारिस्थितिकी मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है और अपनी संस्कृति की मांगों के प्रति अनुकूलन करते हुए अपनी आर्थिक रक्षा करना। संस्कृति की मांगों के प्रति पारिस्थितिकी और अपनी संस्कृति की मांगों के प्रति अनुकूलन करते हुए पारिस्थितिकी और संस्कृति की मांगों के प्रति अनुकूलन करते हुए आर्थिक अनुरक्षण मतलब अपनी आजीविका चलाना और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। ये बात जो है व्यक्तित्व का विकास करना, ये बात जो कही गई, ये सांस्कृतिक उपागम के अंतर्गत कही जाती है। तो सांस्कृतिक उपागम में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संस्कृति की क्या मांगे, अपनी पारिस्थितिकी की क्या मांगे, यहां कौन सी ऐसी चीज हम करें कि हम अपनी आजीविका को सिक्योर कर सकते हैं। हम लोग अपने व्यक्तित्व, देखो जो व्यक्ति इकोनॉमिकली साउंड होगा वो व्यक्ति, सीधी सी बात है, उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। जो व्यक्ति इकोनॉमिकली वीक होगा उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। और व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी पारिस्थितिकी की क्या डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। एक अंतिम उपागम के रूप में मैं बात करूंगा 7वें नंबर पर, मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम, मानवतावादी उपागम के अंदर दो व्यक्तियों का नाम इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए। एक तो याद कर लीजिए मास्लो का नाम। देखो अभी प्रेरणा का चैप्टर आएगा, वहां मास्लो का आत्मसिद्धि मतलब मास्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी, अब्राहम मास्लो की 5 आवश्यकताएं, उसमें सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? आत्मसिद्धि। तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास में हमेशा आत्मसिद्धि की ओर जाना चाहता है, जिससे उसको ये लगे कि मैं जिंदगी में सब कुछ बढ़िया कर रहा हूं, मैं जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया। देखो व्यक्ति की आवश्यकताएं भी 5 प्रकार की होती है, जैसे जैविक आवश्यकता होती है, उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, स्वाभिमान की आवश्यकता होती है, आत्मविकास, फिर आत्मसिद्धि। इस तरीके से 5 प्रकार की जो आवश्यकता है और उसमें हम लोग आत्मसिद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसमें हमारे को एक सुकून होता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मानवतावादी, देखो जब आप मानवतावादी उपागम की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको सुकून कब होगा? जब आप जन कल्याण के लिए काम करोगे, दूसरों के भले के लिए काम करोगे, तो आत्मसिद्धि की ओर आप आगे बढ़ोगे। और एक हमारे विद्वान कार्ल रोजर्स का नाम आता है, कार्ल रोजर्स, इनका नाम यहां पर आता है। और मैं बताना चाहूंगा कि कार्ल रोजर्स ने वास्तविक स्व और आदर्श स्व की अवधारणा दी। वास्तविक स्व या वास्तविक आत्म कह दो, और आदर्श स्व, इसकी अवधारणा दी। स्व मतलब हम, देखो एक है आदर्श स्व मतलब हम कैसा बनना चाहते हैं, एक है वास्तविक स्व या वास्तविक आत्म मतलब हम कैसे हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं और हम वास्तव में कैसे हैं। इसमें जितना डिफरेंस कम होगा ना, उतना हमारा व्यक्तित्व संतुलित होगा। आप बनना कुछ चाहते हो लेकिन आप हो क्या, और इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी इंबैलेंस है। तो वास्तविक स्व का मतलब क्या? हम वास्तव में कैसे हैं, हम वास्तव में कैसे हैं, हम वास्तव में कैसे हैं, हम वास्तव में क्या है, ये वास्तविक स्व है। और हम क्या बनना चाहते हैं, ये आदर्श स्व है। हम आइडियल क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये आदर्श स्व है। वास्तविक स्व और आदर्श स्व, इन दोनों के अंदर जितना कम अंतर होगा, जितना कम अंतर होगा। देखो वास्तविक स्व और आदर्श स्व हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ये तो रेयर है, ये होता ही नहीं है। हम बनना क्या चाहते हैं, हमेशा आदमी जो होता है ना उससे ज्यादा ही पाना चाहता है। तो वास्तविक स्व और आदर्श स्व में जितना कम अंतर होगा, उतना ही आपका व्यक्तित्व क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। ध्यान दें, जितना आपका आदर्श स्व और वास्तविक स्व के अंदर अंतर कम है। वास्तविक स्व मतलब हम वास्तव में कैसे हैं,
और आदर्श मतलब हम कैसा बनना चाहते हैं। इन दोनों में जितना कम डिफरेंस है उतना ही हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये चर्चा हम लोगों ने करी व्यक्तित्व के उपागमों पर, और निश्चित रूप से व्यक्तित्व के पूरे ही अध्याय में आपको बहुत आनंद आया होगा और आपने व्यक्तित्व के प्रकरण को, व्यक्तित्व के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।